Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। जो दोस्तों चैप्टर नंबर 16 इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिया को आज हम पढ़ने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास है और आज की क्लास में हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है ब्रिक्स बैंक की। ब्रिक्स बैंक क्या होता है और मैं आपको बताऊंगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको AIIB बैंक बोलते हैं। बस यही दो टॉपिक बचे हैं, इन दो को आज हम कवर कर लेंगे, हमारा चैप्टर नंबर 16 भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रिक्स बैंक से। तो दोस्तों ब्रिक्स बैंक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पहले थोड़ा सा मैं आपको बेस बताऊंगा। दोस्तों याद होगा जो हमारा पिछला चैप्टर था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला, उसके अंदर मैंने आपको ब्रिक्स के बारे में बताया था। याद करो, पहले ब्रिक होता था जिसमें बी का मतलब होता था ब्राजील और आर का मतलब होता था रशिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना, फिर इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ गई तो इसका नाम क्या कर दिया था, ब्रिक्स। दोस्तों ब्रिक्स बैंक को समझाने के लिए ना पहले मुझे आपको ब्रिक क्या है बताना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे पिछली वीडियो देख चुके होंगे तो आपको पता होगा, बट फिर भी कई ऐसे नए यूजर्स होते हैं हमारे पास जो सीरीज वीडियो के ऊपर आ जाते हैं, तो उनके लिए मैं आप जानकारी के लिए बता देता हूँ। ये देखो, यही मैंने स्लाइड्स आपके साथ शेयर की थी, ठीक है। तो यहाँ देखना ब्रिक्स को लेकर क्या बोला गया। ब्रिक्स क्या होती है, ये यहाँ पर पहले ब्रिक होता था, ठीक है, जिसमें आपकी ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये चारों कंट्रियां मिलकर क्या करती है, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अलग अलग तौर तरीके अपनाती है और इन्होंने अपनी एक अलायंस बना दी है। अलायंस का मतलब होता है ग्रुप बना देना, जिसके तहत ये क्या करेंगे, अपने पास इंटरनेशनल ट्रेड को आगे बढ़ाने में ये लोग क्या करेंगे, मदद करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या था हमारे पास, जो ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो चलो इतना मैं डिटेल नहीं आऊंगा हिस्ट्री वगैरह के बारे में, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा कुछ हुआ करता था। फिर बाद में याद होगा 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका ने भी इसको ज्वाइन कर लिया था ब्रिक ग्रुप को, तो ये ब्रिक्स से क्या बन गया था, ब्रिक्स बन गया था, जिसमें एस और लगा था, एस मतलब साउथ अफ्रीका, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये इनके सारे प्राइम मिनिस्टर और जो प्रेसिडेंट वगैरह हैं ये सारे हाथ मिलाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये थे। इसके बाद अभी रिसेंटली इनकी एक सबमिट हुई थी, आपको याद होगा ये 13वीं सबमिट हुई थी और ये पूरी ऑनलाइन हुई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से मोदी जी वो बाकी लोगों के साथ बैठे हुए और ऑनलाइन मीटिंग यहाँ पर की जा रही है, और ये 13वीं सबमिट थी ब्रिक्स की। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये जो ब्रिक्स हमने अभी पढ़ा ना, तो ब्रिक्स के अंदर क्या था, ये 5 नेशंस का क्या है, एक अलायंस है जो मिलकर क्या करता है, आपस में इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने का काम करता है। अब पता है क्या था, इन कंट्री के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, ये जब भी वर्ल्ड बैंक या फिर IMF के पास लोन लेने के लिए जाते थे तो वहां पर जो यूएसए है वो अपनी डोमिनेंसी दिखाता था। डोमिनेंसी का मतलब होता है वो ये दिखाता था कि तुम लोग कुछ नहीं हो, जो भी है सब हम है, तो ऐसे में लोन ले पाना थोड़ा सा मुश्किल होता था। तो इन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, हम वर्ल्ड बैंक या IMF की ही तरह से एक अपनी छोटी सी बैंक बना लेते हैं, जिसके अंदर हम जो 5 मेंबर कंट्रीज हैं ये आपस में लोन लेने और देने का यहाँ पर काम करेंगे, जिससे कि हमें IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ कम से कम जाना पड़े। तो ऐसे में इन्होंने अपनी एक बैंक बनाई और उस बैंक का नाम रखा है ब्रिक्स बैंक। तो आप कहीं ना कहीं ये समझ गए हो कि ब्रिक्स बैंक के अंदर जो ये 5 नेशंस हैं, ये 5 नेशंस आपस में क्या कर सकते हैं, लोन लेने और देने का यहाँ पर काम कर सकती हैं। सर क्या कोई नॉन मेंबर कंट्री यहाँ से लोन ले सकती है? द आंसर इज नो, ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ मेंबर कंट्री यहाँ से लोन ले सकती है। चलो अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए मैंने नोट्स नहीं बनाए क्योंकि इतना ज्यादा खास मुझे लगा नहीं कि जिसके लिए नोट्स बनाने चाहिए, और जो बुक में लिखा है मुझे उतना सफिशिएंट लगा, ठीक है। देखो जहां जरूरत होती है वहां बिना आपके कहे मैं नोट्स बना देता हूं। और आपको याद होगा कि हमने इसके सारे के सारे नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए। आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो, जिसमें कोई कॉस्ट कोई पैसा चार्ज नहीं होगा आपका। और ये हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर हमने लिंक दिया हुआ है, किसका, टेलीग्राम चैनल का। ये आप सीधा इकोनॉमिक्स से टाइप करोगे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर लेना। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, ये आपका जो है फ्रॉड जिला, ये डिक्लेरेशन हुई थी जिसके अंदर क्या था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन्होंने मिलकर जुलाई 2014 के अंदर इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अब वर्ल्ड बैंक या IMF के पास लोन लेने के लिए नहीं रहेंगे, क्योंकि वहां जाते हैं तो US अपनी डोमिनेंसी दिखाने की कोशिश करता है। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, अपनी ब्रिक्स कंट्री का ये क्या बना दिया, बैंक बना दिया। इस बैंक की सबसे खास बात यह है कि इसमें सभी लोगों ने, 5 नेशन ने अपनी अपनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि याद रखना कोई भी बैंक बनाते हैं तो ऐसे नहीं बन जाता, उसकी जो मेंबर नेशंस होती है वो क्या करते हैं, उसमें पैसा कंट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि उस बैंक के अंदर सभी लोगों ने इनिशियली $50 बिलियन क्या किए थे, सब्सक्राइब किए थे। अब आप देखो 5 नेशन है तो पांचों ने $50 बिलियन क्या किए, कंट्रीब्यूट किए, यानी $250 बिलियन इसमें क्या थी, इनिशियल कैपिटल थी। इसके अगर हम इसके कैपिटल बेस की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और वो भी किसके, जो ब्रिक्स के मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं। सर इसका मतलब क्या हुआ, ब्रिक्स के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होंगे उनके लिए अगर फंडिंग की जरूरत पड़ेगी तो वो फंडिंग वो कहां से करेंगे, ब्रिक्स बैंक से करेंगे। अगर हम बात करें तो जो मिडिल इनकम कंट्रीज है अगर वो फंडिंग लेना चाहती है और अगर हमारे पास एक्सेस फंड है तो हम डेफिनेटली जो छोटी छोटी नेशंस है उनकी डेवलपमेंट पर ये फंड कंट्रीब्यूट जरूर है।
करें। सर अभी तो आपने बोला था कि हम इसमें मेंबर कंट्रीज को ही पैसा देंगे। दोस्तों नो डाउट मेंबर कंट्रीज को देंगे, लेकिन जो हमसे भी छोटी छोटी कंट्रीज है ना, जो अंडर डेवलप्ड नेशन है, दोस्तों ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हम उनसे बड़ी नेशन है तो हम उनकी क्या करें, हेल्प करें। नो डाउट ये ब्रिक्स बैंक सिर्फ ब्रिक्स के लिए बनाई गई है, बट अगर कोई छोटी लो इनकम ग्रुप कंट्री है तो हमें उनको फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए अगर हम चाहते हैं, अगर हमारा मन है तो यस डेफिनेटली हम उनको लोन दे सकते हैं, वो भी लो इंटरेस्ट रेट पर दे सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, आपको कॉन्टीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट करना पड़ता है, जिसको CRA बोलते हैं। इस पॉइंट को एक ध्यान से पढ़ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। A contingent reserve agreement of 100 billion is to be created to provide additional liquidity protection to member nation during a balance of payment problem। दोस्तों अगर ब्रिक्स में मतलब ब्राजील में, रशिया में, इंडिया में, चाइना में और साउथ अफ्रीका में अगर किसी भी कंट्री को बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस आती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस का मतलब उनका जो डेफिसिट के अंदर चला आता है, मतलब BOP नेगेटिव के अंदर चला आता है, तो ऐसे में हम CRA एग्रीमेंट के तहत पांचों ने सिग्नेचर की किसपे, CRA कॉन्टीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट। कॉन्टीजेंट का मतलब होता है कि सडनली अगर में पैसों की जरूरत पड़ जाए तो ब्रिक्स बैंक बिना किसी कोलेटरल के उस कंट्री को क्या दे देगी, लोन दे देगी बिना कुछ देखे। मतलब कहने का यह है कि मान लो कल को कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, अब कंट्री के हिसाब से इमरजेंसी सिचुएशन क्या होती है, BOP का डिसइक्विलिब्रियम में आ जाना। तो अगर आपका BOP डिसइक्विलिब्रियम में आ जाता है तो ऐसे केस में ब्रिक्स आपको क्या कर देगी, लोन सैंक्शन कर देगी बिना किसी दिक्कत के CRA एग्रीमेंट के तहत। कितना, $100 बिलियन का। वैसे आप जितना चाहो उतना ले सकते हो, लेकिन $100 बिलियन से ज्यादा लोन यहाँ पर नहीं ले सकते एज पर द CRA एग्रीमेंट। ठीक है, अब अगर हम CRA की बात करें तो देखो आगे और पॉइंट दे रखे हैं इसमें। द CRA इज बीइंग फंडेड 41% बाय चाइना। देखो जो हमारा कॉन्टीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट है, इसके अंदर सबसे ज्यादा पैसा पता है किसने लगाया, चाइना ने। चाइना का शेयर कितना है, 41% है। याद रखना ये वाला शेयर किसका है, चाइना का, और चाइना ने सबसे ज्यादा पैसा लगाया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें 18% ईच ब्राजील, इंडिया और रशिया। 18% किस किसने लगाए सर, एक तो ब्राजील ने लगाए, इसके बाद किसने लगाया, इंडिया ने लगाया, और किसने लगाया, रशिया ने लगाया। तो आप देख लो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, चाइना का, कितना 41%, बाकी 18% ब्राजील, 18% इंडिया, 18% क्या, रशिया। ठीक है, इसके बाद जो 5% है वो किसने लगाया, साउथ अफ्रीका ने। थोड़ा साउथ अफ्रीका ना थोड़ा नीचे जाता है, मतलब इसके पास ज्यादा पैसा नहीं, इसलिए इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, सिर्फ छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट इज 5% है। आपको समझ आया दोस्तों, कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कोई लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है। ब्रिक्स बैंक क्या है, जो ब्रिक्स कंट्रीज है उनकी डेवलपमेंट की, इनकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जो फंडिंग प्रोवाइड कराई जाती है, उसके लिए हमने एक सेपरेट बैंक बना दिया, और उस बैंक का नाम क्या कर दिया हमने, ब्रिक्स बैंक रख दिया, बस और कुछ भी नहीं है। ब्रिक्स बैंक को जब स्टार्टिंग में खोला गया था तो $50 बिलियन सब कंट्री ने क्या लगाए थे, इसमें लगाए थे। इसके कैपिटल बेस को इसलिए बढ़ाया गया ताकि बड़ी बड़ी नेशंस को हम पैसा उधार दे पाए, मतलब अपनी मेंबर नेशन को पैसा उधार दे पाए। और एक एग्रीमेंट क्या था जिसको होता है CRA एग्रीमेंट, कॉन्टीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट, जिसके तहत अगर किसी भी कंट्री में, मतलब जो मेंबर कंट्रीज है, किसी का मतलब होता है मेंबर कंट्रीज, अगर मेंबर कंट्रीज के BOP क्राइसिस चल रहा है, यानी BOP डेफिसिट में आ गया, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, हम उसकी उस क्राइसिस को दूर करने के लिए $100 बिलियन तक का लोन दे सकते हैं। बस शर्त है कि उसने कॉन्टीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट में क्या किया हो, साइन किया। और अगर मैं रियलिटी बताऊं तो पांचों कंट्री ने साइन कर रखा है। ठीक है, और अगर हम CRA की कंपोजिशन की बात करें तो 41% का कंपोजिशन शेयर किसका है, चाइना का है, और 18% ब्राजील, इंडिया और रशिया का है, और 5% किसका है, साउथ अफ्रीका का है। बोलो क्लियर हुआ, ये सर बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें तो हमें ब्रिक्स बैंक बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन बुक में से भी पढ़ लो। जो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, जब भी ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन है तो समझ जाना मैं दो इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, IBRD यानी वर्ल्ड बैंक और IMF की। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक और जो IMF है, इन ये क्या थे, नॉट इक्विटेबल। अच्छा, नॉट इक्विटेबल का मतलब है ये हर किसी के साथ इक्विटी नहीं बरतते थे। इनको लगता था USA की डोमिनेंसी पोजीशन है, तो अगर USA लोन मांगे तो जल्दी दे देंगे, बाकी कोई मांगे तो हम लोन इतनी आसानी से नहीं देंगे। तो इनके इक्विटेबल ना होने की वजह से हमें क्या बनाना पड़ा, ब्रिक्स को बनाना पड़ा। और अगर मैं दोस्तों ब्रिक्स की बात करूँ तो ये इकोनॉमिक सुपर पावर के अंदर काउंट किया थी, मतलब ब्रिक्स के अंदर ऐसे चाइना और इंडिया अपने आप में दो बहुत बड़ी बड़ी नेशन है, याद रखना, बहुत बड़ी बड़ी कंट्री है। तो जब ये दो किसी भी एग्रीमेंट में मिल जाते हैं तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है ना वो GDP में भी बढ़ जाता है, और इनका ओवरऑल स्ट्रक्चर भी क्या होता है, इनहांस हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो ब्रिक्स है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक को स्पॉन्सर करता है। अच्छा, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, चलो मैं आपको ना एक बार स्लाइड से दिखाता हूँ। एक मिनट, मैंने अभी आपको ब्रिक्स बैंक की स्लाइड दिखाई दी ना, तो उसके अंदर आपको याद होगा ब्रिक्स के ही अंदर एक बैंक आई थी। ये देखो, ये ब्रिक्स वाली स्लाइड चली, इसके अंदर ये देखो न्यू डेवलपमेंट बैंक आया, NDB। मैंने आपको NDB के बारे में बताया भी था कि ब्रिक्स के अंदर अगर कोई पैसों की जरूरत होती है तो किससे लेते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक से लेते हैं। तो एक तरह से न्यू डेवलपमेंट बैंक का ही ऑल्टरनेटिव था ब्रिक्स, यानी ब्रिक्स ने स्पॉन्सर किया था किसको, NDB को, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक को। तो आप कंफ्यूज मत हो ना कि NDB और ब्रिक्स बैंक सेम है, हाँ लगभग सेम है। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते रहते हैं कि कल को अगर ये लोन ना दे पाए तो ये दे दे, ये ना दे पाए तो ये दे दे। तो इस तरह से ये दोनों काम यहाँ पर चलते रहते हैं।
हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिला, क्योंकि इंडिया ने सबसे ज़्यादा पैसा ले रखा है किससे? ब्रिक्स बैंक से। सर आप तो ये गलत नहीं बोल रहे हो, ब्रिक्स बैंक से इतना पैसा इंडिया ने उधार ले रखा है तो इंडिया की इमेज कितनी खराब हो गई। दोस्तों एक बात याद रखना, ये हमारा हक है, हमने किसी के सामने हाथ या कटोरा नहीं फैलाया। सर कैसी बात कर रहे हो? अरे दोस्तों समझाने के लिए मुझे ऐसी बात करनी पड़ती है ना, आप तो मेरी बात समझ जाओ ना कि मेरे कहने का इंटेंशन क्या है। अगर हम 5 मेंबर नेशन है और हमने 50-50 बिलियन डॉलर लगाया, तो कल को अगर हमें जरूरत पड़ी तो क्या हम लोन नहीं लेंगे? हम तो छाती चौड़ी करके लोन लेंगे, भैया हमें इतना नहीं बल्कि इससे ज्यादा लोन दो। और इंडिया के प्रोजेक्ट के अंदर तो भाई साहब इंडिया तो मतलब मैं क्या बताऊं, इंडिया वाले इनमें बड़ा दिमाग लगा देते हैं कि चलो इसमें मेंबर बन जाते हैं, कल को लोन लेने में आसानी हो जाएगी, ताकि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाया जा सके। दोस्तों मैं आपको बता दूं, गुजरात के अंदर कांडला, वहां पर क्या है कि बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। आपको पता है सोलर प्लांट इतने बड़े लेवल पे लगाया जा रहा है, उसके लिए कहां से पैसा आएगा? ब्रिक्स बैंक से। ब्रिक्स बैंक से ही वो पैसा ले आ रहा है। देखो साफ साफ लिखा हुआ है इंडिया। और अगर हम न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें या ब्रिक्स बैंक की बात करें तो इंडिया सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है इस बैंक का। इंडिया ने सबसे ज्यादा लोन ले रखा है। क्यों ले रखा है? क्योंकि इंडिया बोलती है कि हमें वर्ल्ड की सबसे बड़ी ग्रीन एनर्जी पर काम करना है। याद रखना, वर्ल्ड की बात करो, पूरे वर्ल्ड में इंडिया ने कसम खाई है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट एक्शन को लेकर उसे एक बहुत पॉजिटिव चीज दिखानी है और दुनिया को दिखाना है कि किस तरह भारत जैसे देश ने ग्रीन एनर्जी पर सबसे ज्यादा काम किया हुआ है। और यहाँ पर ग्रीन एनर्जी को फोकस करते हुए मार्च 2020 में इन्होंने कहा था कि हम एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर इंडिया ने 3.4 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट प्रमोट किया है। और आपको बताऊंगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि इंडिया फ्रांस दोनों ने मिलकर ये अलायंस बनाई है, और इसका हेडक्वार्टर भारत के हरियाणा शहर में है, गुरुग्राम के अंदर। बात समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें हमारे पास जो हमें समझने के लिए, ठीक है। चलो आपको ये सारी बात समझ आ गई। चलिए तो ये था आपका कौन सा? ब्रिक्स बैंक। तो आई होप गाइस कि आपको ब्रिक्स बैंक के बारे में चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने पास अगली बैंक की ओर, जिसका नाम है AIIB, जिसको बोलते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अभी क्या होती है AIIB? सुनो, देखो बेसिकली क्या होता है कि इसको चाइना ने बनाया था। सर हर जगह चाइना बीच में नहीं आ रहा? हाँ बिल्कुल आ रहा है। चाइना तो चाहता है ना कि उसके साथ कई सारे लोग मिले, पैसा कंट्रीब्यूट करें, लोन में अगर कल को कोई दिक्कत आए तो लोन वो यहाँ से ले पाए। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, चाइना ने एक मिलकर क्या बना दी, यहाँ पर बैंक बना दी, ठीक है। जिस बैंक का नाम क्या है? AIIB है, ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये बैंक किसने बनाई थी? चाइना ने बनाई थी सन 2014 के अंदर। और ये क्यों बनाई गई थी? ये एशिया जो नेशन है ना, एशिया के जितने भी नेशंस है, उन नेशंस को हम लोन प्रोवाइड करवाएंगे। जब ये बनाई गई थी उस टाइम पर अगर हम बात करें 2019 तक की बात करें तो उसमें 93 मेंबर थे, लेकिन अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 103 मेंबर है। अगर आपके पास ये वाली बुक हो तो प्लीज उसमें इसे काट के 103 कर लो कि अभी रिसेंट टाइम में AIIB के अंदर 103 मेंबर कंट्रीज है। और अगर हम बात करें तो अच्छी बात यह है कि यूएसए और जापान, कनाडा जैसी बड़ी बड़ी नेशंस इसकी मेंबर कंट्रीज नहीं है, क्योंकि जहां ये मेंबर कंट्रीज बन गई यहाँ पर वहां पर क्या होगा, ये अपनी डोमिनेंसी दिखाने की पूरी क्या करेंगी, कोशिश करेंगी, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए क्या है, एक बहुत खराब सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। अगर हम AIIB की बात करें, ये क्या करता है, फंड प्रोवाइड करवाता है किसको, जो एशियन रीजन में जितनी भी कंट्रीज है ना, उनको लॉन्ग टर्म के फंड्स ये प्रोवाइड करवाता है। अगर हम AIIB की बात करें तो उनका जो कैपिटल बेस है वो $1 बिलियन है, जिसको वो इनहांस कर सकते हैं $100 बिलियन तक का, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो IMF जो वर्ल्ड बैंक है, ये IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सब क्या करते हैं, ये डोमिनेंसी रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से हमें एक अलग बैंक बनानी पड़ी AIIB। सर ये बताओ, ब्रिक्स बैंक भी हमने इसीलिए बनाई थी क्योंकि जो IMF है वो लोन नहीं देता था, बिल्कुल सही कहा, वर्ल्ड बैंक सही से लोन नहीं देता था, तो बहुत सारे लोग इससे बड़े परेशान है, किससे, वर्ल्ड बैंक और IMF से। इस वजह से हमें ऑल्टरनेट बैंक बनानी पड़ रही है। दोस्तों अगर मैं इंडिया की रोल की बात करूँ ना AIIB के अंदर, इंडिया का अगर क्या रोल है तो मैं आपको बताऊंगा, इंडिया जो है वो सेकंड सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है किसका, AIIB बैंक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 22 मार्च 2020 ये बैंक ने प्रमोट किया था 48 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यानी बड़े बड़े 48 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंडिंग किसने की थी, AIIB ने की थी। और अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो इंडिया का फाउंडिंग मेंबर है, वो भी 21वें नंबर का। कौन से नंबर का? 21वें नंबर का ये फाउंडिंग मेंबर है। और इसने बहुत ज्यादा, इंडिया ने तो अगर बात करें इंडिया का शेयर तो 8.6794% का शेयर है भाई साहब। 100% में से 8% शेयर एक मेजर शेयर होता है। चाइना के बाद सबसे बड़ा शेयर भारत का ही है, भारत का सेकंड नंबर पे शेयर आता है इस बैंक के अंदर। और अगर मैं इंडिया की शेयर होल्डिंग की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट होल्डिंग है आफ्टर चाइना। चाइना का शेयर कितना है, 30.89, और इंडिया का कितना है, 8.67। तो बहुत नो डाउट मेजर डिफरेंस है, बट हम सेकंड नंबर पर आते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें, अगेन इंडिया क्या है, लार्जेस्ट बोरोवर है। अरे भाई इंडिया को पता है पैसा कहां से इकट्ठा करना है, ठीक है। तो इंडिया का लार्जेस्ट बोरोवर है। तो आई होप आपको AIIB भी समझ रहे। देखो
टॉपिक ज़्यादा बड़े बड़े नहीं, टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास में हमारे ये दोनों के दोनों टॉपिक मैंने आपको बोले थे करवाने के लिए, ये दोनों के दोनों टॉपिक हमने क्या कर लिया अपने पास, फिनिश कर लिए। हमारा टारगेट जो है वो बिल्कुल अचीव हो गया, ब्रिक्स बैंक भी हो गया हमारा, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भी होगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो अब हमारा चैप्टर 16 खत्म होता जाता है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर चैप्टर 17 स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से एक दिन ऐसा आएगा जब मैं बोल पाऊंगा यस चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट, और ये बुक हमारी रमेश सिंह की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखते हैं कब तक कंप्लीट होगी, कितनी सारी वीडियोस बनेंगी। मैं वीडियोस की टेंशन नहीं लेता, कितनी भी वीडियोस बने, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर बिल्कुल होना चाहिए। एक एक टॉपिक पर एक एक वीडियो बनाऊंगा, अगर जरूरत पड़ी तो, और नहीं पड़ी तो दो निपटा दूंगा, ठीक है। चलिए, और दोस्तों साथ ही साथ करंट अफेयर भी करते रहना, और करंट अफेयर के लिए हमने हिंदू न्यूज़पेपर डेली डिस्कस करते हैं हमारे दूसरे चैनल पे जिसका नाम है इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स, तो पैरेलली उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, उसमें मैं करंट अफेयर की वीडियोस वगैरह डालते रहता हूँ, ठीक है। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।